कि राम कुमार गौतम नारनौल से क्यों नहीं लड़ा, सफीदों क्यों गया। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा था कि मैं मदद करूंगा, नारनौल से लड़ो। मेरे लड़के से बात हुई थी और मेरे को भी कहा था कि मैं तो कहीं से राज्यसभा से चला जाऊंगा या कहीं से भी लड़ूं, पर आप लड़ो, मैं मदद करूंगा दिल खोल के। तो मैंने कहा भाई कैप्टन अभिमन्यु, ये तो अपनी अपनी सोच है लोगों की। पिछली बार उन्होंने मुझे बना दिया, बीजेपी की सरकार आई थी और तूने काम भी बहुत कर रखे थे, थोड़े नहीं किए हैं। क्योंकि हकीकत में तो यहां जो ताकत मिली है इस हल्के में, जो लोगों ने ताकत दी है, या तो वीरेंद्र सिंह को ताकत दी है और या कैप्टन अभिमन्यु को ताकत मिली है। हम तो भाई एमएलए जो तीसरी बार जरूर बन गए, लेकिन बिना ताकत के बने हैं। पहली बार हम बीजेपी के 2 एमएलए बने थे, सरकार में सीट नहीं था। दूसरी बार जब बने तो सोच तो ये थी कि भाई हमारा अजीज है, बहुत मेहनत करके हमने इस पार्टी को खड़ा किया है। मैं फाउंडर मेंबर था इस पार्टी का पिंडारा से, और उस लड़के को भी बहुत ऊंचा ले जाना चाहता था। मैं चाहता था वो तो देवीलाल की तरह से बहुत नाम कमावे, बड़ी इज्जत कमावे। लेकिन खैर उसकी अपनी सोच थी, अब उसका जिक्र नहीं करना चाहता मैं। अपनी अपनी सोच है। एक बार तो ऐसी भी नौबत आई थी विधानसभा में, मुझे कहने लगा कि आप कहते हो मैंने बनाया है, आप इस्तीफा देके लड़के देख लो। तो मैंने कहा भाई तू तो ब्रजेंद्र की मां से भी आ रहा था और 45,000 वोट से जीत गया। मैं कहा भाई तू इस्तीफा दे दे। लेकिन कुदरत की बात है, उस भाई ने उनके उचाना से लड़के देख लिया, मेरे ख्याल में 4था नंबर पे है शायद, और जमानत भी जब्त हुई है। एक उसका भाई जरूर अच्छी वो वोट ले गया, बाकी कहीं कोई पार्टी का कोई आदमी जीता नहीं। और मेरा तो फिर सूट बैठ गया सफीदों से। मैंने कैप्टन को कहा था देख भाई कैप्टन, हक तेरा बनता है। ईमानदारी की बात तो ये है, हमारे गांव के थे, मेरे से बड़े थे वीरेंद्र सिंह, और उनके पिताजी यहाँ इस गांव के सरपंच रहे थे जवान सिंह। बहुत ही साफ और अच्छी नेक नीति के इंसान थे, बहुत सच्चे इंसान थे। तो वीरेंद्र सिंह को जितनी ताकत मिली उसके मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। देखिए चौधरी देवीलाल इस धरती के सबसे बड़े नेता हुए, बस चल पड़ा। रिश्तेदार तो तेरा ये उड़ा बैठा, ये दूर दूर करेगा। बैठ जा, कोई तेरे नंबर कर देनी। क्या देखिए गुरु रिश्तेदार साथ चला रहा हूं। तो देवीलाल बहुत बड़े नेता थे इस धरती के। आजा। और मेरी ऐसी सोच है, 77 में तो वीरेंद्र सिंह बहुत पावरफुल मिनिस्टर बनाए थे तो देवीलाल, और मेरी ये सोच है तो देवीलाल ऐसे इंसान थे, अगर उनको बास में ले जाके खड़े कर देते तो साहब अपनी बेटी बसा में धक्के खाती हंड है, नानोन में लाके खड़े कर देते तो साहब बेटी बेचारी सवेरे धक्के खाते हंड है, कोई जीत जाए कोई हार जाए, कॉलेज बना दे। तो देवीलाल 3 कॉलेज बना देते तो भी कम
तो भी यूं समझो थोड़ा था। वो इस टाइप के इंसान से, देहात पे मरने वाले इंसान से कोई देवीलाल। लेकिन भाई मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं क्या कहूं, एक तहसील बनवाई, लेकिन जुल्म की बात ये रही उस तहसील की भी बिल्डिंग नहीं थी, वो भी मैंने बनवाई। इतना कदावर नेता। ट्रेजरी नहीं थी, पहले दिन खजाने के लिए जाते थे लोग हासी, दूसरे दिन रजिस्ट्री कराने आते थे। ट्रेजरी मैंने बनवाई। ये डे हमारे सड़ा करती बहुत बुरा हाल था। दे दादा का जो मंदिर है उसके सामने जो आज वहां बहुत बढ़िया धर्मशाला बन रही है, पार्क बन रही है, वो मैंने बनवाया। चौधरी वीरेंद्र सिंह तो इस नारनौल का कायाकल्प कर सकते थे, लेकिन ध्यान नहीं था इस ओर। ITI मंजूर करवाई, अपने लोग गांव में जमीन दी थी, वो माजरे वालों ने जमीन दी, वहां बढ़ गई। ये बस स्टैंड बनवाया, और मेरे ख्याल से बताते हैं, किस तरह लगा मुझे नहीं पता, कहते हैं जी 36 करोड़ के करीब रुपया आपका नारनौल में लगवाया है। 36 करोड़। कोई ऐसी धर्मशाला नहीं है किसी समाज की जिसमें बहुत बढ़िया पैसा जितना मांगा उतना नहीं दिया हो। मेरे ख्याल में 3-4 तो ऐसी हैं जिनमें 51-52 लाख रुपया दे रखा है, सब धर्मशालाओं में दिया है। और भाई जैसा कर सकता था बिना ताकत के, जितने बच्चों को रोजगार दिला सकता था, कोशिश की पूरी अपनी तरफ से। और भाई फिर भी कई भाई सुनता था मैं, वैसे तो नारनौल हल्के से सारे हरियाणा से मेरी मदद के लिए बहुत लोग गए। बहुत बड़ा एहसान बंद हुई इस हल्के के लोगों का और सारे हरियाणा का। मेरे लिए रोज वोट मांगने आते थे, कोई यमुनानगर से भी आता था, कोई कहीं मेवात से भी आता था, सब जगह के जिनने मेरे से प्यार था। लेकिन कुछ ऐसे भी थे बेचारे जो मैं जीत की खबर सुन के आसन पाती ले गए। उनका बस नहीं चला। वो यूं कहा करके, बोला भाई वो तो नहर में आओगी उसकी लाश, कोई कहता था उसने ट्रक में घेर के लावागे। एक रहस्य की बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराई थी हरियाणा में 1989 में, और मैंने जो बड़ा सम्मेलन देख रखा था जींद में, उससे पहले चुनाव डिक्लेयर हो गया। वो कर नहीं सका मैं रैली, और जबरदस्ती करके मेरे कुछ ऐसे साथी थे, नाम नहीं लेना चाहता, वो कहने लगे कि हम तो यही आपके बारना आगे तेल छिड़क के मरेंगे अगर इलेक्शन नहीं लड़ा तो। वो इलेक्शन लड़ा जिसमें मेरी बहुत दुर्गति हुई, बड़ी बेइज्जती हुई, बहुत थोड़े से वोट आए। उसके बाद मेरे दिमाग में था, मैं जलसे करता था उन दिनों सारे हरियाणा में। बहुत मेरे ख्याल में कम जिले हैं जो बचे थे, ज्यादा जिलों मैंने जलसे करे पॉलिटिकल पार्टी बना के। मेरी नजर सफीदों में पड़ी। मैंने कहा सफीदों ऐसा हल्का है जहां सारे बसे हैं भाई। मैं किसी का कसूर नहीं कहता, लोग भोले भाले लोग हैं, जात पात के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनको समझ ही नहीं होती कि ये आदमी है, लुगाई है, बेईमान है, ईमानदार है, भाई है। अरे भाई ने कि चुतना दोगे भाई ने, एक आदमी पैसे खाता है, एक आदमी ईमानदार है, अच्छा इंसान है। सत्यानाश को बीज मारा इस देश का, जात पात ने, छुआछात ने, भेदभाव ने। अरे कहां था सोने की चिड़िया थी हमारा देश, कहां पहुंच गया? हमारे 80 रुपए, अमेरिका का $1, छोटे छोटे देश कुछ भी नहीं जिनकी वैल्यू, हमारे 14 रुपए, उनका एक शहर जैसे भी नहीं हमारे जैसे। लेकिन सत्यानाश कर दिया इस जात पात में भाई। अरे सारे अपा एक जात के हैं, इसको समझ लो इस बात को। और लीडर तो कोई भी हो, मैं तो चलो बूढ़ा हो गया भाई, मेरा तो हो आ लिया,
किसी को भी वोट दो, उसको पहले ये देखो ईमानदार है, बेईमान है, बीज असली है कि नकली है, और ना देखो कुछ भी। काम करने वाला आदमी, अपना पेट भरने वाला है, ये चीजें देखने की। मैं सफीदों किस लिए गया, रजिस्टर करा दी मैंने, पॉलिटिकल पार्टी सारे जलसे कर रहा था। लगभग 25-30 गांव में मैं सफीदों के गांवों में मैंने जलसे करे, बहुत जबरदस्त स्वागत किया लोगों ने मेरा। तो मैंने फैसला कर लिया, भाई लड़ूंगा इलेक्शन सफीदों से, यहीं से राजनीति शुरू करता हूं। किसी ऐसे नेता, उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो गैर जात की राजनीति करता था। कोई हमारा सेठ जी चला गया उससे मिलने, वो सिनेमा हॉल का मालिक था सफीदों में, और सेठ जी क्या गपशप है, तो बोला जी गपशप, अरे पॉलिटिकल गपशप बता। कहता जी नए नाथ में है राम कुमार गौतम, जलसे कर रहा है जी गम्मा में, बड़ा तगड़ा स्वागत कर रहे हैं लोग, और जी इलेक्शन लड़ेगा। तो बोला भाई इलेक्शन लड़ेगा, क्या वो बन भी सकता है? तो बोला जी बनने का नहीं दे रहा, लेकिन मुकाबला करेगा। उसने कहा भाई उसकी सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? बोला मुआना। मुआना से ही ठाकुर बनी सिंह को खड़ा कर दिया। ठाकुर बनी सिंह बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बड़े जमींदार थे, 600, 700, 800 बीघे जमीन के मालिक थे। ना उनने पहले कभी लड़ा, ना उसके बाद कभी लड़ा, सिर्फ मेरे को मारने के लिए इलेक्शन लड़ा। अगर उस वक्त मुआना से ठाकुर बनी सिंह नहीं खड़े होते, ईमानदारी से कहता हूं, भगवान को हाजिर नाजिर मान के कहता हूं, अव्वल तो मैं 100% बनता, लेकिन फिर भी अगर हार जाता तो मेरी पार्टी खड़ी हो जाती। पर क्योंकि कोई भी नया आदमी है, बहुत दिक्कतें आती हैं, तो मेरे मन में वो चीज थी जो उस समय बना था एमएलए, मेरे दिमाग में ये थी, भाई तू बनता, ये गलत बन गया, और मेरे मन से कभी वो बात गई ही नहीं। अब की बार पार्टी ने मुझे पूछा, उनको ये उनके दिमाग में थी पार्टी के कि अगर ये आदमी तुम्हारी टिकट ले ले कहीं से, तो ये इसका पार्टी को बहुत अच्छा लाभ होगा। उन्होंने मुझे कहा कि आप फलानी जगह से लो, नाम नहीं लेता, बेचारे कई लोग यूं कहीं और तरीके मारे हुए मरे हैं। 4 जगह से मुझे टिकट की ऑफर हुई, मैं मना कर गया। कहने का और बताओ, मैंने कहा सिर्फ सफीदों से लड़ूंगा, अगर टिकट दो ये इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता, वरना कतई कोई दिलचस्पी नहीं मेरी, और लड़ूंगा तो 100% बीजेपी की सरकार लाऊंगा, इतनी ताकत है मेरे में। पार्टी ने मेरी बात को मंजूर कर लिया, मुझे टिकट देगी। उससे पहले कहा इस्तीफा दे दो, आप पहले दे दो पार्टी से इस्तीफा, एमएलए का ना देना, मगर ये टैग जो लाग रहा है पहले इसमें तारूंगा, एमएलए से पहले दूंगा। पहले एमएलए से इस्तीफे दिया, फिर दिया मैंने पार्टी से, और अगले दिन कहने लगे ज्वाइन करो जीन में। कोई आदमी ये नहीं कहता था पार्टी का या कोई और आमजन कि बीजेपी ताकत ना होगी। कोई यूं कहते थे सारे सट्टेबाज, 24-25, 24 और 25, इससे फालतू बीजेपी आएगी नहीं। मैं अकेला था राम कुमार गौतम को डंके की चोट पर मैंने कहा था दिन में 50 सीट आएंगी, बीजेपी की हुकूमत बनेगी और ये नायब से मुख्यमंत्री बनेगा। और बाद में अनेक बार ये कहा, 3 तारीख तक मेरा खतरनाक आंधी चलेगी बीजेपी की, और कई कई ठोस में कांग्रेस दिखेगी भी नहीं। ये मैं ही कहता था और कोई नहीं कहता था, और इलेक्शन का मुझे पता था। देखिए भूपेंद्र हुड्डा से मैं गणना नहीं करता हूं,
भूपेंद्र हुड्डा अच्छा इंसान है, कोई भाई बुरा मानो 20 बार, उसकी रगों में देशभगत का खून है तो रणवीर सिंह का, उसको गलत नहीं मानता मैं। लेकिन अगर मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूं तो बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती थी। मैंने 2x2 का पहाड़ा, उसके खिलाफ वो बातें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, उसको बुरा भी लगा होगा। बहुत बातें कही मैंने, ऐसी बातें कही जो उसने महसूस भी की होगी गौतम का मैंने क्या बिगाड़ रखा था। लेकिन अगर मैं ये नहीं बताऊं कि भाई बीजेपी लाओगे तो ये फायदा और यह हुड्डा पार्टी लाओगे तो इसका ये नुकसान, और इस लेवल तक चला गया मैं जो मुझे शोभा भी नहीं देता। लेकिन अगर मैं उस लेवल तक नहीं जाता तो भाई बीजेपी की हुकूमत को कितने राज्य हो रहा है, सपने में नहीं आ थी, 25 नहीं आवे 35 आ गए हैं। ये जो खेल था मेरा जो 2x2 का, तो मानो ना मानो 2x2 पढ़ाए सबको, सबको समझाया। देखो भाई, अगर बीजेपी को बनाओगे तो नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा, सबको सबका हक देगा, 36 बरादरी का हकूक वाली पार्टी बनेगी। और भाई हुड्डा साहब की को अगर बनाओगे, हुड्डा पार्टी को 10 साल इसका राज देख चुके हो, बहुत बातें और कही जो मैं यहां नहीं कह सकता। उसके खिलाफ बोला मैं, उसे नफरत नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी बोला, राज आवा ही नहीं था वरना किसी सूरत में भी। और मैंने कहा भाई अगर चाहते हो आप हरियाणा में सबका भला हो तो 2 हरफ की बात है, कई हरफों हिसाब से समझाया मैंने।